नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस देख लेते हैं। मंदसौर में आयोजित कृषि उद्योग समागम में मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। करीब 290 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगात। कृषि प्रदर्शनी का किया अवलोकन। समिट के तीसरे दिन सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, समिट के माध्यम से मिल रहे हैं बेहतरीन सुझाव। समझौता ज्ञापन का हुआ आदान प्रदान। टीकमगढ़ में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित। दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार पात्र लाभार्थियों को किया गया सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए पंजीयन। भोपाल में दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा NITTTR में 14 दिवसीय दक्षता निर्माण कार्यक्रम आयोजित। शिक्षा में भारतीय दृष्टिकोण के समावेश और भारत केंद्रित शिक्षा को लेकर विशेषज्ञों ने दिया प्रस्तुति। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला मौसम का मिजाज। ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, श्योपुर, शिवपुरी समेत कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। गर्मी से मिली राहत पर किसानों की बड़ी चिंता। मंदसौर में शनिवार को कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। एक दिवसीय समागम में किसानों, कृषि उद्यमियों, निर्यातकों और विशेषज्ञों को नवाचार और तकनीकी प्रगति से जुड़ी जानकारी और अवसर मिले। समागम में देश भर के कृषि और उद्यानिकी विशेषज्ञों ने स्मार्ट खेती, प्रसंस्करण, जैविक कृषि और मूल्यवर्धन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया। मौके पर अत्याधुनिक कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें ड्रोन, AI आधारित यंत्र, पावर स्प्रेयर, माइक्रो सिंचाई प्रणाली, जैविक नैनो फर्टिलाइजर, पॉलीहाउस और बायोफ्लॉक्स मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के तकनीकों का लाइव डेमो भी देखने को मिला। FPO, कृषि उद्योगों और निर्यातकों के लिए आयोजित विशेष सत्र में वैश्विक बाजार तक पहुंच और आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों पर चर्चा हुई। इस दौरान कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य कृषि अभियांत्रिकी और MSME सहित 8 विभागों के 80 से अधिक स्टॉल्स के माध्यम से किसानों को योजनाओं और तकनीकी जानकारी से अवगत कराया गया। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को हितलाभ भी वितरित किए। 3 साल के अंदर 32 लाख सोलर पंप के माध्यम से धीरे धीरे करके एक एक किसान को अपने खेत में सोलर पंप देंगे। आप अपने कृषि पंप चलाओ, घर में जलाओ, वहां खेत के ऊपर कोई कमरा हो वो आप करो। आपकी बिजली आपको बनाना है, बिजली में आत्मनिर्भर बनाना है। उतना ही नहीं, आने वाले समय में आपकी दूध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाते हुए, गोपालन को बढ़ाते हुए हमने योजना बनाई है कि ये जो गाय माता है, जगह जगह अपने आवारा खेत अच्छे हो गए, अब सिंचाई बहुत हो रही, तो जो आवारा, लावारिस, अपाहिज गाय माता है, इनको शहर के अंदर बड़ी गौशालाओं के अंदर या पंचायत भी गौशाला बनाएगी तो हम 20 रुपया के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देने वाले। 40 रुपया प्रति गौमाता। अरे गाय से हमारी संस्कृति है। गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। हमारी खेती भी अच्छा होना चाहिए, वो गौमाता को भी पालना चाहिए, लेकिन केवल गौशाला में नहीं। अब जिनको अपने घर में गाय भैंस अगर पालना है तो 25 गाय भैंस अगर आप रखोगे तो 25 गाय भैंस के आधार पर अच्छा दूध उत्पादन कराने के लिए 25% की सब्सिडी हम आपको भी देने वाले। घर घर गाय पाले लो। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 के तीसरे दिन सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पीएम के इस कदम की सभी लोगों ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से हमें कई बेहतरीन सुझाव मिले हैं। इस कार्यक्रम में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी हुआ है। फिल्म, एजुकेशन, फिल्म, एंटरटेनमेंट, मीडिया इस दुनिया में एकदम नया कदम है।
प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है. इंडिया कैन टेक द global leadership in the world of media and entertainment. That is the kind of talent we have. I look forward to more and more inputs from the industry participants. We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. वहीं वेव समिट का आज तीसरा दिन है. समिट के तीसरे दिन प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी यूएस काउंसलर जनरल माइक हैंकी के साथ पैनल डिस्कशन में शामिल हुए. ब्रिजिंग द गैप, कमीशनिंग कंटेंट और गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एवीसीजी क्रिएटर्स के नाम से आयोजित इस सत्र में प्रसार भारती सीईओ गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा किए. Many countries around the world do provide for production subsidies, and you can get a subsidy from Switzerland or Canada or wherever, and you can go there and shoot and make a film there and get subsidized for it. But the same thing is not available for the AVGC sector. So which means that while your gestation periods are longer, your funding is more difficult, but you do not get the benefit of the subsidies which countries around the world are offering, and therefore you are not able to really fight on an equal footing. So this is the kind of gap that possibly needs to be addressed, so that even if you don't rely on grants, if your cost of production can be brought down, then you would be able to leverage the latest technologies and create high quality content faster and better. वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ. कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में. कमाल है. अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. टीकमगढ़ शहर के जेल रोड पर जिला दिव्यांग और पुनर्वास केंद्र में दिव्यांग और वरिष्ठजनों के लिए शिविर आयोजित किया गया. इस शिविर में केंद्र सरकार की एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए. साथ ही वरिष्ठ और दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया. दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार लोगों को कैलिपर, वरिष्ठ जनों को कान की मशीन, कृत्रिम हाथ पैर, ट्राईसाइकिल, मोटराइज साइकिल परीक्षण के बाद प्रदान की गई. एलिम्को जबलपुर द्वारा टीकमगढ़ जिले की जतारा, पलेरा और टीकमगढ़ विकासखंड शिविरों के माध्यम से लगभग 350 लोगों का परीक्षण कर रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिन्हें बाद में एडिप व राष्ट्रीय वायुश्री योजना अंतर्गत सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे. मैं अपने भतीजे को लेके आया, वो बिल्कुल जन्म से अपाहिज है, तो उन्हें 3 पहिया की गाड़ी अलाउड की है देने के लिए. 80% बैटरी से चलने वाली है. इस परीक्षण शिविर में दिव्यांगजन और वृद्धजन दोनों के लिए परीक्षण शिविर लगी है. इसमें सभी तरह के उपकरण हैं, जैसे कान की मशीन के लिए हम परीक्षण कर रहे हैं, जिनकी हाथ पैर कटी है आर्टिफिशियल. कृत्रिम उपकरण के लिए हम परीक्षण कर रहे हैं, बैटरी वाली साइकिल, हाथ वाली साइकिल, व्हील चेयर, ये सभी सहायक उपकरणों के लिए परीक्षण की जा रही है. सहायक उपकरण वितरण हेतु एडिप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिव्यांग लोगों और वृद्ध लोगों के लिए जो उपकरण प्रदान किए जाते हैं उसका चिन्हांकन किया जा रहा है. अभी तक पिछले 2 दिवसों में जनपद पंचायत पलेरा और जनपद पंचायत जतारा में और आज टीकमगढ़ मिला करके कुल लगभग 300 से 350 लोगों का चिन्हांकन किया जा चुका है और अभी चिन्हांकन जारी है. आगे आने वाले दिवसों में भी अलग अलग निकायों में चिन्हांकन के कार्य किए जाएंगे. वहीं भोपाल स्थित श्यामला हिल्स के NITTTR सभागृह में युवा सामाजिक विज्ञान संकाय हेतु आयोजित क्षमतावर्धन कार्यक्रम का समारोह संपन्न सत्र हुआ. कार्यक्रम भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से दत्तोपंत ठेंगरी शोध संस्थान द्वारा 22 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित किया गया. समारोह में प्रतिभागी प्राध्यापकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और उन्होंने भारत केंद्रित शिक्षा और भारतीय दृष्टिकोण पर अपने अनुभव साझा किए. इस अवसर पर NITTTR के निदेशक डॉक्टर चंद्र चारू त्रिपाठी, दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुकेश मिश्रा, सचिव डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा, प्रोफेसर अल्पना द्विवेदी सहित देश भर के शिक्षाविद मौजूद रहे.
दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान भोपाल द्वारा 2 वीक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जो कि सोशल साइंस के यंग फैकल्टीज मेंबर के लिए था। ये 22 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक संचालित हुआ और इसमें 33 प्राध्यापक प्रतिभागी थे, जिन्होंने शोध में भारतीय दृष्टि और शोध में आने वाले उपयोगी उपकरणों के बारे में जानकारी ली। विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कैसा शोध हो और उसका कैसे विस्तार हो, इस पर अनेक विद्वानों ने उनसे अपने विचार साझा किए और उन्होंने अपनी दक्षता की वृद्धि में एक अच्छा अवदान दिया और अब इस कार्यक्रम को सफल बनाया। वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खंडवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 600 बंदियों की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की गई। जिला अस्पताल से आए 15 डॉक्टरों ने विभिन्न बीमारियों की जांच कर दवाएं वितरित की। जेल सुपरिटेंडेंट आदित्य चतुर्वेदी ने बताया कि गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल भेजा गया, साथ ही बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने को लेकर भी चर्चा की गई। प्राधिकरण के सचिव पीयूष भावे ने उन्हें कानून सहायता से जुड़ी जानकारियां दी। ये जो स्वास्थ्य शिविर आज लगा है, समय समय पर हाईकोर्ट के निर्देश में ये लगाया जाता रहा है और इसमें आज यहाँ पर अलग अलग विभागों से 15 डॉक्टर्स अवेलेबल हुए हैं, जो अलग अलग बीमारियों की पहचान करके उनका इलाज करेंगे। जिला चिकित्सालय से इन बंदियों को मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिन बंदियों को जिस मेडिसिन की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा ऐसे कैदी जिन्हें बाहर जाकर के जिला चिकित्सालय में इलाज की या हायर सेंटर्स में इलाज की आवश्यकता है, उनको भी रेफर करा जाएगा। और इसी तरीके से ये जो प्रोसेस करते आ रहे हैं हम लोग, इसमें काफ़ी सारे बंदियों को कुछ समय से लाभ मिल रहा है। विधिक सहायता के बारे में कैदियों को पूरी संपूर्ण जानकारियां 1 घंटे से हम दे रहे हैं कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनको लीगल एड कब प्रोवाइड की जा सकती है और वकील साहब उपलब्ध रहते हैं, वो उनकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं केसेस में, ये उनको बताया गया है। वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रायसेन नगरपालिका क्षेत्र के 18 वार्डों में शासन के निर्देश अनुसार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ई-केवाईसी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 18 संजय नगर में विशेष शिविर आयोजित किया गया, जिसमें हितग्राहियों की ई-केवाईसी की गई। नगरपालिका सीएमओ सुरेखा जाटव ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की अधिकांश योजनाएं आधार और समग्र आईडी से लिंक हैं, इसलिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिले में 2.5 लाख और रायसेन नगर में करीब 50,000 ई-केवाईसी लंबित हैं, जिन्हें शिविरों के माध्यम से शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। केवाईसी कराने से काफ़ी फायदा है। क्या नाम है, सरकार की योजना है, उससे हमें कुछ लाभ मिलेगा। इस वजह से मतलब केवाईसी के लिए काफ़ी लोग जहाँ पर जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग केवाईसी के लिए आए हुए हैं। शासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि डोर टू डोर सर्वे करके ई-केवाईसी हो रही है, इसके जरिए हम पूरे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुमारी ज्ञानी ठाकुर, वार्ड नंबर 18 संजय नगर स्कूल, यहाँ पर ई-केवाईसी का काम हो रहा है। भारी संख्या में यहाँ लोग जागरूक होकर ई-केवाईसी करवा रहे हैं। ई-केवाईसी नगरपालिका सीएमओ द्वारा निर्देशित किया हम कर्मचारियों को कि आंगनबाड़ी केंद्र जाकर कैंप लगाएं और ई-केवाईसी सभी हितग्राहियों की करें, ताकि उन्हें नगरपालिका कार्यालय ना उपस्थित होना पड़े। इसमें हमारे पूरे जिले में नगरीय निकाय में लगभग 2.5 लाख की केवाईसी पेंडिंग है। टोटल 50% हमारा काम हो चुका है। 50% और के लिए सभी निकाय हमारे प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत हमारी जो नगरपालिका रायसेन है, उसमें भी हमारे जो केवाईसी पेंडिंग है 50,000, उसके लिए हमने कैंप भी आयोजन करना शुरू कर दिए हैं और प्रतिदिन हम 400 से 500 केवाईसी कर रहे हैं, जिसमें हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं भी सहयोग कर रही हैं। और हमने आज वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 14 में भी कैंप लगाया हुआ है।
वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बुरहानपुर की कक्षा 9वीं की छात्रा कोमल यादव ने इंदौर में आयोजित शाला स्तरीय स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर नेशनल टीम में जगह बनाई है। कोमल अब 15 दिन की विशेष ट्रेनिंग के लिए इंदौर जाएंगी, जिसके बाद 27 जून को कानपुर केवी स्पोर्ट्स ग्राउंड में मध्य प्रदेश टीम की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। खेल प्रशिक्षक मानस वर्मा ने बताया कि कोमल शुरू से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी रही हैं और ये चयन विद्यालय की खेल प्रतिभा और टीम भावना का प्रतीक है। कोमल ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन को दिया और कहा कि वे राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर जिले का नाम रोशन करना चाहती हैं। इस उपलब्धि पर प्राचार्य शशिकांत तिवारी, माता पिता संतोष और अनीता यादव, स्कूल स्टाफ और स्थानीय जनों ने कोमल को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हम लोग ने पहले खेलना चालू किया था, तो गेम्स टीचर ना होने की वजह से पहले तो हम लोग अच्छे से नहीं खेल पा रहे थे, प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मानस सर आए तो हम लोग की उम्मीद जागी और हम लोग ने खेलना चालू किया। जैसे हम लोग के सीनियर्स हैं, उन लोग ने मेरा बहुत साथ दिया। जैसे हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्रिंसिपल है और जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया कि मैं अपना गेम्स और जो पढ़ाई है उसको साथ में लेके चल सकूं। कक्षा 8 की छात्रा कोमल यादव अंडर 17 में केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ओर से उसका बास्केटबॉल में नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। कोमल यादव को विद्यालय में ट्रेनिंग दी गई और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल के पीरियड में उन्होंने प्रैक्टिस किया और पूरी एक टीम बनाई। क्लास 8 की गर्ल्स की एक टीम अंडर 17 की विद्यालय में प्रैक्टिस कराई गई। हमारे यहाँ ये बच्ची कोमल यादव, जिसका चयन हुआ है स्तरीय, जो भी स्तरीय केंद्रीय विद्यालय खेलने गई थी, जिसका चयन अभी नेशनल्स के लिए हुआ है। और ये हमारे काफ़ी गौरव की बात है कि हमारे स्कूल से इस बच्चे ने आगे जाकर अच्छा प्रदर्शन करके इसका चयन हुआ है। मैं कोमल के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि बच्ची बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी इसने बहुत अच्छा योगदान दिया अपना। मैं सभी से आग्रह भी करूंगा कि कोमल के लिए दुआ करे कि वो आगे और खेले और नेशनल में अपने विद्यालय का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करे और आगे इस प्रकार ले जाए। लास्ट में मैं कोमल को और कोमल के सहपाठी को कहना चाहूँगा कि अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। मध्य प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में मौसम के तेवर अचानक बदल गए हैं। शनिवार को प्रदेश के 36 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें से कई स्थानों पर बारिश हो चुकी है। श्योपुर और जबलपुर जिले समेत कई स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में गिरावट आई है और इन भागों में गर्मी का असर कुछ हद तक कम हुआ है। वहीं मौसम के बदलाव ने आम जनजीवन को भी प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने 6 मई तक प्रदेश के विभिन्न भागों में कमोवेश ऐसा ही मौसम रहने के आसार जताए हैं। आगामी दिनों में ग्वालियर, चंबल संभाग और अन्य जिलों में तेज आंधी के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। बारिश और ओलावृष्टि से हालांकि आम जन को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इस असमय बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम के इस बदलाव से गेहूं की बिनाई और सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री दुनिया भर का उभरता सेक्टर है। भारत इस सेक्टर में ग्लोबल हैवीवेट होने से उम्मीद है। इस सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार की कितनी संभावना है, इसको समझते हैं हमारी इस रिपोर्ट में।
भारत की गेमिंग इंडस्ट्री अब एक नई उड़ान के लिए तैयार है। भारत की युवा शक्ति अब सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलने नहीं बल्कि पूरे दुनिया के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर कब्जा जमाने के लिए तैयार हो रही है। वेब्स 2025 में जारी इंडियन गेमिंग रिपोर्ट के ताजे आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत दुनिया का एक ग्लोबल ऑनलाइन गेमिंग हैवीवेट बनने जा रहा है। साल 2024 में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 3.7 अरब डॉलर का रहा है। करीब 20% की सालाना ग्रोथ के साथ 2029 तक ये 9 अरब डॉलर का होगा। अगले 10 सालों में ये हिस्सेदारी बढ़कर 20% तक जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 60 बिलियन डॉलर की होगी। उम्मीद है कि गेमिंग स्टार्टअप्स कंपनियां आईपीओ के जरिए 26 अरब डॉलर जुटा सकती हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बनने जा रही है और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इस नए खेल का हिस्सा बन गया है, जिन्हें ग्लोबल निवेशकों का साथ मिलना भी शुरू हो गया है। ये गेमिंग बहुत प्रॉमिसिंग है। मतलब पिछले ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो तो हमारी ग्रोथ ऑन 30 to 40% पे हो रही है और अभी बहुत से गेम हैं इंडिया से जो बनने लगे हैं और इंडियन कंटेंट भी काफ़ी बन रहा है। और हमारे इंक्यूबेशन टीम गेम्स में भी कुछ गेम्स ऐसे हैं जो इंडियन कंटेंट को प्रमोट करते हैं। जैसे एक गेम है स्पाइस सीक्रेट करके, तो इंडियन स्पाइसेस के बारे में बताता है। एक कार्निवल है जिसमें वो आपको इंडियन कार्निवल थीम में खेलने को बताता है। तो लॉट ऑफ फन एलिमेंट्स, तो काफ़ी अच्छे गेम्स हैं। इंडिया में अभी आप 5 सालों में खुद ही आप देखोगे 30 सालों में कितनी ग्रोथ हो रही, कितने नए गेम्स इंडिया से बनके ग्लोबल स्टेज पे जाएंगे। भारतीय गेमिंग कंपनियों की कोशिश है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भारतीय कैरेक्टर्स के जरिए ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाई जाए। पर जितने भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स है उन सब में हमें काफ़ी उसमें सपोर्ट मिला है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसा सोचा कि भाई जो शूटिंग गेम्स है उसमें अब तक ऐसी कोई भी गेम नहीं आई है कि जिसमें इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाए। सो हमने वही ट्राई कर रहे हैं स्कारफॉल 2.0 में कि जितने भी इंडिया के स्टेट से हमारा जो भी कल्चर है, रिच कल्चर, उसको हम रिप्रेजेंट करें। हमने डिफरेंट तरह के आउटफिट्स बनाए, गुजराती, मराठी, पंजाबी, और जैसे कि आप व्हीकल्स देख रही है छकड़ा जो गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है, तो वो भी हमने गेम में इंट्रोड्यूस किया है और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। नई रिपोर्ट इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल ने जारी की है। पूरी दुनिया में ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री 300 अरब डॉलर की हो चुकी है, जो कि मूवीज और म्यूजिक बाजार से भी काफी बड़ी है। ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री में फिलहाल भारत की हिस्सेदारी 1% से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगला दशक भारत का होने जा रहा है और ये हिस्सेदारी आने वाले दिनों में बढ़कर के 20% तक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजिंग आंकड़ा है वो है एम्प्लॉयमेंट का। रोजगार की बात करें तो आने वाले दिनों में गेमिंग इंडस्ट्री में 20 लाख नए रोजगार युवाओं की पहली पसंद बन सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज वेव्स 2025 मुंबई। कभी हर घर की रसोई में मिट्टी के बर्तनों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये बर्तन आधुनिक धातुओं के बीच कहीं खो से गए हैं। अब एक बार फिर पुराने दौर की वापसी हो रही है। लोग मिट्टी के कढ़ाई, हांडी, तवा और पानी रखने के मटकों की ओर रुख कर रहे हैं। नर्मदापुरम में सड़क किनारे लगी दुकानों पर मिट्टी के बर्तनों की बिक्री खूब हो रही है। ये दही पॉट है। अच्छा, कितना दही आ जाएगा इसमें? आधा लीटर आएगा और कलर पॉलिश नहीं आता, लीकेज नहीं होता, बढ़िया दही भी अच्छा जमता है। यहाँ पे डेकोरेशन के आइटम भी हैं और बर्तन भी यूज हो रहे हैं। पहले जो आजकल स्टील के चलते थे वो आजकल मिट्टी के यूज हो रहा है और अच्छा भी है, सेहत के लिए भी अच्छा है, इसलिए हम भी आजकल मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं। अभी क्या लेने आए हैं? अभी यहाँ पे मटका लेने आए थे और एक कढ़ाई लेने आए थे। ये मिट्टी के बर्तनों से आज के डेट में सभी कुछ अपने को गर्मी के दिन में भोजन में रखने में खराब नहीं होता है, अच्छा रहता है। और यहाँ पे डेकोरेशन के भी कुछ आइटम्स देखे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे हिसाब से इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए और बहुत सारे लोगों को, सभी लोग मिलकर इसको समझना चाहिए। देखिए, मिनरल्स की बात करें अपन तो आज की डेट में आदमी आरओ वाटर ये वो कर रहा है, जबकि ये मिट्टी के बर्तन जो है वो अपने नेचुरल मिनरल्स के लिए होते हैं। के पानी जो है वो बहुत सारी आज की डेट में अच्छी चीज़ों के लिए, बीमारियों से बचाता है और प्राकृतिक रूप से ठंडा पानी देता है। इस हिसाब से मेरे हिसाब से क्या लेने आए? मैं एक मटका लेने आया हूँ और यहाँ पर
वहीं बेहतर स्वास्थ्य और निरोगी जीवन शैली के उद्देश्य से लोग अब न सिर्फ अपने खान पान में बल्कि उसे पकाने के तौर तरीकों में भी बदलाव ला रहे हैं। यही कारण है कि अब मिट्टी के बर्तन रोजाना के कामकाज में प्रचलन में आ रहे हैं। नर्मदापुरम में बिक रहे ये मिट्टी के बर्तन कोलकाता और गुजरात से लाए गए हैं। यहाँ के रहवासी कढ़ाई, तवा और हांडी खरीदना पसंद करते हैं। स्टील से बने बर्तन की तुलना में इन बर्तनों में पकाए गए भोजन का स्वाद और फायदा लोग खुद महसूस कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों में पकाया गया भोजन न केवल स्वाद में बेहतर होता है बल्कि ये शरीर के लिए नुकसानदायक रसायनों से भी मुक्त होता है। यही कारण है कि नर्मदापुरम के लोग अब फिर से मिट्टी की सादगी और सेहत से जुड़ी परंपरा को अपनाने लगे हैं। देखो, गुजरात से खाना बनाने की हांडी आती है, रंगीन मटका आता है, बॉटल आता है, फ्राई पैन आता है, दही हांडी आती है और वहाँ की अच्छी क्वालिटी है, मिट्टी अच्छी है, वहाँ की उपयोग उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। कलकत्ते से फैंसी आइटम आता है घर सजावट का, हमारे शाहपुर से आता है, क्या बोलते हैं, पानी के मटके, सारे प्रकार के मटके आते हैं, सारे प्रकार की हांडी वगैरह, कुल्हड़ वगैरह सब आते हैं, शाहपुर से आते हैं। अब लोगों की डिमांड क्या है, क्या मांगते हैं वो? नहीं, इस बार डिमांड तो ज़्यादा हो गई है लोगों की, मतलब जैसे खाना बनाने की चीज़ है, दही की, मही रखना, दूध रखना, इसके लिए ज़्यादा मतलब डिमांड बढ़ चुकी है। पहले नहीं बढ़ी थी पर ये कोरोना काल लगा है जब से ना डिमांड बढ़ गई है मिट्टी के सामान। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर देख लेते हैं। मंदसौर में आयोजित कृषि उद्योग समागम में मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। करीब 290 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगात। कृषि प्रदर्शनी का किया अवलोकन। एक समिट के तीसरे दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, समिट के माध्यम से मिल रहे हैं बेहतरीन सुझाव। समझौता ज्ञापन का हुआ आदान प्रदान। टीकमगढ़ में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित। दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार पात्र लाभार्थियों का किया गया सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए पंजीयन। भोपाल में दत्तोपंत ठेंगली शोध संस्थान द्वारा NITTTR में 14 दिवसीय दक्षता निर्माण कार्यक्रम आयोजित। शिक्षा में भारतीय दृष्टिकोण के समावेश और भारत केंद्रित शिक्षा को लेकर विशेषज्ञों ने दिया प्रशिक्षण। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला मौसम का मिजाज। ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, श्योपुर, शिवपुरी समेत कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। गर्मी से मिली राहत पर किसानों की बढ़ी चिंता। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। कल सुबह ठीक 7 बजे नया सवेरा लेकर हाजिर होगी हमारी टीम। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।